देखिए, इससे अपने राजभाषा जो अपनी टॉपिक चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद जो पढ़ लिया उसके बाद में देखिए आप कि राजभाषा अधिनियम बनाया था 1963। अब उसमें क्या क्या बातें थी, यहाँ देखो आप, राजभाषा अधिनियम 1963 और इसमें क्या था कि अनुच्छेद 343.3 के अनुसार पढ़ा था आपने, अनुच्छेद 343.3 के अनुसार संसद को एक अधिकार दिया गया था। संसद को क्या दिया गया था? एक अधिकार दिया गया था कि अगर वह चाहे तो अंग्रेजी को, अगर संसद चाहे तो अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में, भाई हिंदी के साथ में सह राजभाषा के रूप में 26 जनवरी 1965 के बाद भी लागू रख सकती है। 26 जनवरी 1965 के बाद भी लागू रख सकती है। और ये जो उपबंध था, ये अनुच्छेद था 343.3, इसमें जो छूट दी गई कि अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में 1965 के बाद भी रखा जा सकता है, इसका लाभ उठाते हुए उस समय जो हमारे भारत के तत्कालीन गृह मंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने 11 अप्रैल 1963 को राजभाषा अधिनियम संसद में प्रस्तुत कर दिया। 11 अप्रैल 1963 को लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में क्या प्रस्तुत कर दिया? राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम प्रस्तुत कर दिया उस, और ये अधिनियम 10 मई 1963 को क्या हो गया? पारित हो गया। 11 अप्रैल 1963 को तो इन्होंने राजभाषा अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया था और पारित कब हुआ? 10 मई 1963 को, और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1965 को। तो तीनों चीजें याद रखो, देखो प्रस्तुत किया था 11 अप्रैल 1963, पारित हुआ 10 मई 1963 और लागू हुआ 26 जनवरी 1965 को। अब ये अधिनियम लागू हो गया, राजभाषा अधिनियम 1963 क्या हो गया? लागू हो गया 65 में। अब इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान हुए, क्या क्या परिवर्तन आए? ये परिवर्तन आया कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को भी सरकारी प्रयोजन के लिए अधिकृत कर दिया गया। भाई हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी सरकारी प्रयोजन है, सरकारी जो काम होते हैं ना उनमें काम ली जाएगी। भाई हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भी सरकारी प्रयोजनों में प्रयुक्त किया जाएगा, यह अधिकृत कर दिया गया, इसके तहत ये प्रावधान बना दिया। और दूसरा कि संसद द्वारा राजभाषा समिति गठित कर दी गई। संसद द्वारा राजभाषा की एक समिति बना दी गई, भाई ये समिति राजभाषा संबंधी काम करेगी। तो एक संसद के द्वारा राजभाषा समिति गठित किए जाने का प्रावधान भी कर दिया गया। ये चीज भी किसके द्वारा की गई? राजभाषा अधिनियम के द्वारा। ये भी किसके द्वारा किया गया? भाई अंग्रेजी का सरकारी कार्यों में प्रयोजन किया जाएगा, ये बात भी किसमें कही? राजभाषा अधिनियम 1963 में। और संसद द्वारा राजभाषा समिति गठित की जाएगी, ये भी प्रावधान किसमें हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 में। तीसरा इसमें क्या काम हुआ कि केंद्रीय स्तर पर हिंदी सलाहकार का पद बना दिया गया। केंद्रीय स्तर पर हिंदी सलाहकार का क्या बना दिया? एक पद सृजित कर दिया गया। तो ये था अपने राजभाषा अधिनियम 1963। आपको इसमें ये याद रखना है 1963, फिर ये प्रस्तुत किया गया था 63 में अप्रैल प्रस्तुत हुआ, पारित कब हुआ? 10 मई 1963 और लागू हुआ 26 जनवरी 1965। और इसके तहत 3 प्रावधान किए गए थे। अंग्रेजी को सरकारी प्रयोजन के लिए अधिकृत कर दिया, संसद द्वारा राजभाषा समिति का गठन किया गया, और आगे केंद्रीय स्तर पर हिंदी सलाहकार का पद। तो पूछा जा सकता है कि केंद्रीय स्तर पर हिंदी सलाहकार का पद किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? राजभाषा अधिनियम 1963। ये भी पूछा जा सकता है कि राजभाषा समिति का गठन किए जाने का प्रावधान किस अधिनियम में था? राजभाषा अधिनियम 1963 में। ये भी पूछा जा सकता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को भी सरकारी प्रयोजनों में प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत करने वाला प्रावधान या अधिनियम कौन सा था? राजभाषा अधिनियम 1963। अगला है अपने राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967। पहले हमने पढ़ा था राजभाषा अधिनियम 1963। अब उसमें देखो संशोधन होते रहते हैं, तो उसमें 3-4 साल बाद संशोधन हुए कुछ, तो एक अगला नियम बन गया राजभाषा, ये आपको याद रखना है, संशोधित। तो संशोधित से ही आप याद कर लेंगे 67, कहानी खत्म। संशोधित 67 में हुआ था, स से संशोधित, स से 67, 1900 तो है ही सही। तो राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967 पहला 63 में बना था। अब देखो इसमें क्या क्या किया गया, क्या अभी संशोधित हुआ तो कुछ संशोधन हुए होंगे, यानी कि कुछ प्रावधान होंगे, तो 2-3 संशोधन हुए थे मुख्यतः। इसमें यह प्रावधान किया गया कि देखो हिंदी भाषी प्रदेशों की सरकारें,
अब हिंदी भाषी प्रदेश हमें याद है 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हमने याद किया है अंडमान निकोबार की, वहां की हिंदी भाषी प्रदेशों की सरकारें अहिंदी भाषी प्रदेशों, अपने दक्षिण के सारे राज्य आप अहिंदी भाषी मान लीजिए, उधर हिंदी नहीं बोली जाती, तो हिंदी भाषी प्रदेशों की सरकारें अहिंदी भाषी प्रदेशों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करेगी। भाई हमारी तरफ से 10 राज्य है वो हिंदी भाषी प्रदेश है, और दक्षिण की तरफ अहिंदी भाषी प्रदेश है, कई सारे राज्य जहाँ हिंदी बोली नहीं जाती। तो अगर मान लो ये हिंदी वाले राज्य अहिंदी भाषी प्रदेशों की सरकारों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं, तो किस भाषा में करेंगे? अंग्रेजी। किसमें करेंगे? वो अंग्रेजी। किसमें करेंगे? अंग्रेजी में करना है। लेकिन मान लो कोई राज्य की सरकार को अनिवार्य रूप से हिंदी में ही पत्र भेजना हो, उसको भाई हिंदी में पत्र भेजना है, तो हिंदी में पत्र तो भेज देगी, लेकिन उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उसे भेजना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में पत्र भेजना जरूरी हो तो उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद भी हिंदी भाषी प्रदेशों की सरकारों के लिए भेजना पड़ेगा। अगला प्रावधान क्या किया गया कि 2 राज्यों की सरकारें पारस्परिक समझौते के तहत केवल हिंदी में भी पत्राचार कर सकती हैं। 2 राज्य उन्होंने आपस में समझौता कर लिया, दोनों राज्यों की सरकारों ने, अब वो चाहे तो केवल हिंदी भाषा में पत्राचार कर सकते हैं, उन्हें अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन दोनों सरकारों के बीच में समझौता होना चाहिए ये कि हाँ हम दोनों आपस में हिंदी में पत्राचार कर सकते हैं, कि पत्राचार मतलब पत्र का आदान प्रदान या पत्र व्यवहार कर सकते हैं। आगे देखो तीसरा क्या प्रावधान हुआ कि केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के मध्य अंग्रेजी अथवा हिंदी में पत्राचार किया जाएगा। अंग्रेजी अथवा हिंदी में पत्राचार किया जाएगा, किंतु जब तक संबंधित कार्यालय के कार्मिकों को कार्य साधक ज्ञान न हो तब तक अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं, कई सारे कार्यालय होते हैं, उनमें उन्होंने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी में पत्राचार किया जाएगा, लेकिन हिंदी अथवा अंग्रेजी में पत्राचार तो किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि किंतु जब तक जो संबंधित कार्यालय, जिस कार्यालय को आप पत्र भेज रहे हो, एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को जो पत्र भेज रहा है, उस कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वो कार्य साधक ज्ञान, यानी कि उनको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कार्य साधक ज्ञान उनका मतलब उन्हें उस भाषा का क्या होना चाहिए? कार्य को साधने वाला ज्ञान, उस कार्य को करने वाला ज्ञान, यानी कि उस भाषा को समझकर वो उस कार्य को कर सके, ऐसा ज्ञान उनमें होना चाहिए कि जब तक उस कार्य संबंधित कार्यालय को, संबंधित जिस कार्यालय को पत्र भेजा जा रहा है, कि संबंधित कार्यालय के कार्मिकों को कार्य साधक ज्ञान न हो, यानी कि जब तक उनको उस भाषा का ज्ञान न हो तब तक तो क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध करवाया जाएगा। मान लो हिंदी को जानते नहीं है और वहां भी आप हिंदी में पत्र भेज रहे हो तो वो गलत है। वो कहेंगे कि आप जब तक वो कर्मचारी इस भाषा को नहीं जानता, इसको हिंदी को, जिस भाषा में आप पत्र भेज रहे हो, तब तक आप उसके अगर मान लो हिंदी में तो भेज रहे हो, लेकिन उसके साथ आपको अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमने राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967। अब आगे पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ रहे राजभाषा नियम 1976 कब बना, कैसे बना और इसमें क्या क्या प्रावधान हुए, वो अब आप समझ लीजिए कि राजभाषा नियम 1976। पहले तो आपको ये याद है राजभाषा नियम कब? 1976। अब आगे देखो आपकी भारत सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की। 25 जून 1975 को क्या बनाया गया? राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग की स्थापना हुई थी 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को। अब इस राजभाषा विभाग के अनुसार या इस राजभाषा विभाग ने भारत के राजपत्र में, भारत का जो राजपत्र निकलता है उसमें 1976 में राजभाषा के जो नियम है वो प्रकाशित कर दिए। भारत के राजभाषा विभाग ने भारत के राजपत्र में, राजपत्र निकलता है भारत का, उसमें 1976 में राजभाषा के नियम क्या किए? प्रकाशित किए। तो तभी तो भारत राजभाषा नियम कब बने? 1976 में, तभी तो बने, वहां से प्रकाशन शुरू हुआ इनका। तो राजभाषा नियम 1976 में प्रकाशित हुए। तो 1976 में राजभाषा से संबंधित क्या क्या नियम बनाए गए वो आप यहाँ पर देखिए। आगे देखो, अब ये जो नियम बना दिए इसके तहत, यानी कि राजभाषा नियम के तहत क्या क्या प्रावधान हुए। देखो पहला देखो आप, भारत के समस्त राज्यों को 3 भागों में बांट दिया गया। भारत के जितने भी राज्य हैं उनके कितने भाग कर दिए गए? 3। भारत के समस्त राज्यों को 3 भागों में बांट दिया गया, क वर्ग,
ख वर्ग और ग वर्ग। किसके तहत बांटा इनको, ये ध्यान रखना, राजभाषा नियम 1976 के तहत। राजभाषा नियम 1976 के तहत भारत के राज्यों को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। अब सबसे पहले क वर्ग की बात करते हैं। यहाँ देखो आप क वर्ग, कि क वर्ग में हिंदी भाषी राज्यों को रखा गया। जो हिंदी वाले राज्य थे ना, जहाँ की राजभाषा भी हिंदी है, उन राज्यों को किस वर्ग में रखा गया, क वर्ग में रखा गया। अब क वर्ग में सारे राज्य ठीक है, अपने बिजारा, उमच, उ, हरिधि, हिमा, बिजारा, उमच, उ, हरिधि, हिमा। इसे हमें 10 जो हिंदी भाषी राज्य हैं, कितने राज्य, 10 राज्य हैं जो हिंदी भाषी है, वो हमें एक ही मिनट में याद हो जाते। देखो बी से होता है बिहार, जा से झारखंड, रा से राजस्थान, और उमच यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, सिंपल है यूपी एमपी है ना। यहाँ आ जाता है स से छत्तीसगढ़, और उ से एक है उत्तराखंड, ठीक है। हरि से हरियाणा है, डी से दिल्ली, और हिमा से हिमाचल प्रदेश। ये 10 राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं। इनको किस वर्ग में रखा गया, क वर्ग में। किस वर्ग में, क वर्ग में। और इनके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब इनको इसमें शामिल कर दिया गया, और क्या प्रावधान रहा कि इन राज्यों के साथ अनिवार्यतः हिंदी भाषा में ही पत्राचार किया जाए। अनिवार्यतः हिंदी में पत्राचार, कि कोई भी इनके साथ पत्र व्यवहार करेगा तो किस भाषा में करेगा, हिंदी भाषा में करेगा। अब मान लीजिए कोई इनके साथ अंग्रेजी भाषा में पत्र भेजना चाहता है, पॉसिबल नहीं हिंदी में, तो उसको उस अंग्रेजी पत्र के साथ हिंदी का अनुवाद भी भेजना पड़ेगा इनके लिए। अनिवार्य रूप से तो हिंदी में ही करना है, लेकिन बाई चांस कोई अगर अंग्रेजी में पत्र आता है तो उसका उनको हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजना पड़ेगा। किन राज्य के लिए, क वर्ग के राज्य के लिए। अब आगे देखो आप, वो गेट को बंद कर देना। क वर्ग के राज्य, अब ख वर्ग में किन राज्यों को शामिल किया गया, यानी कि ख वर्ग में जो जिन राज्यों ने, हमने पढ़ा था पहले कि जिन राज्यों ने हिंदी को अपनी सह राजभाषा बना रखा है, वही तो है सह राजभाषा बना रखा है, उन राज्यों को किसमें शामिल किया गया, ख वर्ग में। इसकी सिंपल ट्रिक है, अपने महापंगु चंडीगढ़, महापंगु चंडीगढ़, तो महा से महाराष्ट्र, प से पंजाब, भू से गुजरात, और चंडीगढ़ से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। तो ख वर्ग में ये शामिल किए गए महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और चंडीगढ़। और नियम क्या बनाया कि ख वर्ग में जो ये राज्य शामिल किए गए, इनके साथ हिंदी या अंग्रेजी में पत्राचार किया जा सकता है। हिंदी में भी किया जा सकता है और अंग्रेजी में भी किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने आपको बताया कि इन्होंने हिंदी को अपने राज्य की क्या बना रखा था, सह राजभाषा बना रखा। तो वहां के लोग हिंदी भी समझ सकते हैं, वो कार्यालय वाले, और अंग्रेजी भी समझ सकते हैं, इसलिए वहां पर अंग्रेजी या हिंदी में से आप किसी में भी पत्र भेज सकते हैं। आगे देखो ग वर्ग, तीसरा वर्ग है अपने ग वर्ग। इसमें अहिंदी भाषी राज्यों को शामिल किया, यानी कि ऐसे राज्य जो हिंदी बिल्कुल अहिंदी भाषी है, जिनमें हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, अहिंदी भाषी राज्यों को शामिल किया गया, और कहा गया कि उनके साथ अनिवार्यतः अंग्रेजी में ही पत्राचार किया जाए। हिंदी भाषी राज्य है तो वहां पर किस भाषा में पत्राचार किया जाएगा, अंग्रेजी। और अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया। मान लो वो दूसरा पत्र भेजा जाना हो तो उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद भेजना पड़ेगा। यहाँ तो क्या भेजना पड़ रहा था, हिंदी अनुवाद, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे हिंदी में भेजते हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी यहाँ पर भेजना पड़ेगा। अब अहिंदी भाषी देखो आप, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पांडिचेरी, और ये दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश, ये सब अहिंदी भाषी राज्य हैं। तो इनको याद आराम से हो जाएंगे भाई, ये याद कर लेना अपने, तो बाकी बच्चे जो सारे अहिंदी भाषी आ गए, तो ये 3 हो गए। अब आगे क्या किया गया, इसके तहत 2-3 प्रावधान और किए गए कि कार्यालयों में, यहाँ से देखो, कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली संहिताएं, नियमावलियां, फार्म, सूचना पत्र, मोहरे और लेखन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करवाई जाए। कि जहां भी कार्यालय में कोई भी संहिता निकाली जाए, कोई भी नियमावली बनाई जाए, कोई फार्म हो, कोई सूचना पत्र हो, कोई मोहरे हो, या कोई भी लेखन सामग्री हो, उसको दोनों भाषाओं में बनाया जाए, हिंदी में भी और अंग्रेजी में। देखा होगा आपने, हमारे पेपर देते ना अपन, हिंदी में भी आता है, अंग्रेजी में भी आता है। आवेदन पत्र फॉर्म भी देखा होगा आपने, आवेदक का नाम और कैंडिडेट नाम दोनों चीजें लिखी रहती है, फादर्स नेम और पिताजी का नाम,
मदर्स नेम और माता का नाम लिखा रहता है ना, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दी जाती है। आगे देखो तीसरा क्या है, आगे अगला, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाए। अगर हिंदी में उत्तर प्राप्त हो रहा है तो उसका उत्तर भी किसमें देना चाहिए, हिंदी में दिया जाए। और यदि कोई कर्मचारी फाइल पर हिंदी में टिप्पणी लिखता है तो उससे उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं मांगा जाए। अंग्रेजी अनुवाद, अगर मान लो किसी कर्मचारी ने कोई फाइल में हिंदी में टिप्पणी कर दी तो उससे उसका ये बाध्य नहीं रहेगा वो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी लिखे, टिप्पणी हिंदी में भी लिख सकता है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में, आगे चलिए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, यानी कि नगर में जो राजभाषा है उसके कार्यों को करने के लिए एक समिति गठित की जाती है और इसको शॉर्ट नेम करते हैं नराकास। देखो नगर, न से नगर, रा से राजभाषा, का से कार्यान्वयन और स से समिति, इसका शॉर्ट नेम हो गया नराकास। अब इसमें कौन से सदस्य शामिल होते हैं, कहां पर ये समिति गठित की जाती है? देखो कि जिन नगरों में केंद्र सरकार के 10 से अधिक कार्यालय हो, जिन नगरों में केंद्र सरकार के 10 से अधिक कार्यालय हो वहां बनाई जाती है। जिन नगरों में केंद्र सरकार के 10 से ज्यादा कार्यालय हो वहां पर नराकास समिति बनाई जाती है, नराकास बनाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक कार्यालय का अध्यक्ष, अब 10 से ज्यादा कार्यालय होंगे ना किस नगर में, तो वहां पर जो जितने भी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है। भाई ये कार्यालय का एक अध्यक्ष होगा तो जितने भी कार्यालय है ना उन सभी के एक एक अध्यक्ष को, उनके अध्यक्षों को क्या बना दिया जाएगा, इसका सदस्य बना दिया जाएगा। इसका सदस्य होता है और वरिष्ठतम सदस्य, जो उन सब में जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको इसका क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है। और वर्ष में 2 बार इस नराकास की क्या होती है, बैठक होती है। तो सिंपल है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, जहां केंद्र सरकार के जहां पर 10 से अधिक कार्यालय हो वहां पर गठित की जाती है और उन सभी कार्यालयों का जो अध्यक्ष होता है उन सबको इसका सदस्य बनाया जाता है और उन सभी में जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। वर्ष में इसकी 2 बार बैठक आयोजित की जाती है। अब अपने ये हो गया कि 5 प्रकार पढ़ ले अपने बस। अब नंबर 6 है अपने, क्या नाम है अपने, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर साथ में लिख लो आप A B C D E F, है ना, E आएगा तो F आएगा। 5 नंबर है, 6 नंबर है, ये पाएगा। तो ये 6 नंबर है अपने प्रचलन। सब एक दे देना बने, या तो ये लिख लो या अच्छा लिख लो इसका। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर इसके कितने भाग किए गए हैं, 4 भाग। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर भाषा को 4 भागों में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन से, तो इसी से लिख लो आप कि प्रचलन क्षेत्र के आधार पर भाषा को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 तो भाषाएं होती है, नंबर 2 उपभाषा, नंबर 2 उपभाषा, चारों के नाम लिख लेना। नंबर 3 बोली और नंबर 4 आती है अपने उप बोली। अब देखो यहां से देखते हैं अपन कि भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, समझ लो, भाषा का जो प्रचलन क्षेत्र होता है, भाषा का प्रचलन क्षेत्र विस्तृत होता है। इनकी भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है भाषा का, कि भाषा का प्रचलन क्षेत्र विस्तृत होता है और इसमें कई सारी उपभाषाएं आ जाती है, कई सारी उपभाषाएं शामिल होती है, कई सारी इसमें बोलियां भी शामिल होती है। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। यानी कि भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तृत यानी कि फैला हुआ होता है और उसमें कई सारी उपभाषाएं और बोलियां सम्मिलित होती है। ठीक है, अब आ जाइए आप उपभाषा। उपभाषा किसे कहेंगे कि उपभाषा में देखिए आप ऐसी बोलियों का समूह, यानी कि ये क्या होता है, बोलियों का समूह होता है, यानी कि ऐसी बोलियों का समूह, कि उपभाषा ऐसी बोलियों का समूह है जिनमें उच्चारणगत
गत समानता, जिनमें उच्चारणगत समानता पाई जाती है। यानी कि उपभाषा क्या है? कई सारी बोलियों का समूह है, कई सारी बोलियों का समूह है। उन सभी बोलियों में क्या पाई जाती है? उच्चारणगत, यानी उनका उच्चारण करने में कहीं ना कहीं समानता होती है, उनका उच्चारण करने में कहीं ना कहीं समानता होती है, तो उनमें उच्चारणगत समानता पाई जाती है। अब बोली क्या होती है? देखिए आप, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बोली का प्रचलन क्षेत्र कर सकते हैं, यहां लिख देते हैं प्रचलन क्षेत्र, प्रचलन क्षेत्र सीमित होता है। यानी कि सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषाई रूप को, सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषाई रूप को, तो यहाँ प्रचलन क्षेत्र सीमित होता है। और इसका कह सकते हैं आप कि सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषाई रूप को, भाषा का तो रूप है ना ये, किसी में क्षेत्र में प्रचलित भाषाई रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। अब आ जाओ आगे उपबोली कि अत्यंत सीमित, अत्यंत सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषाई रूप को या भाषा के रूप को क्या कहा जाता है? उपबोली कहा जाता है। तो चारों की परिभाषा हो गई अपने एक एक। तो यहाँ से देखो आपस एक बार, भाषा, इसका प्रचलन क्षेत्र विस्तृत होता है, इसमें कई सारे उपभाषाएं और बोलियां सम्मिलित होती हैं। उपभाषा ये कई सारी बोलियों का समूह होती है, और इसमें वो जितनी भी बोलियां होती है जिनका समूह होता है, उन सभी में उच्चारण की समानता पाई जाती है। बोली, इसका प्रचलन क्षेत्र सीमित होता है, और सीमित प्रचलन क्षेत्र में प्रचलित भाषाई रूप को क्या करते हैं? बोली करते हैं। लेकिन उपबोली का तो प्रचलन क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, और ज्यादा सीमित होता है, तो अत्यंत सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषाई रूप को क्या करते हैं? अपन बोली करते हैं। अब इसमें आप देखिए कि देखिए जगह क्या इसमें नहीं है, तो जैसे आप यहां देखिए, आप भाषा, जैसे मान लीजिए अपने हिंदी क्या है? भाषा है, हिंदी क्या है? भाषा है। इसकी उपभाषा क्या है? जैसे आप कर सकते हो राजस्थानी, राजस्थानी भाषा नहीं, लेकिन क्या है? उपभाषा। हिंदी एक भाषा है, राजस्थानी उसकी क्या है? उपभाषा है। अब राजस्थानी की क्या है? बोलियां है। राजस्थान की बोलियां कौन सी? जैसे आप देखो अपने है मारवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, अभी मैं इनको अलग से बता दूंगा, एक मिनट यहाँ देख लो। फिर अब ये जो बोलियां हैं, ये क्या है? बोलियां, और इनकी उपबोलियां क्या है? जैसे हाड़ो, ये ढूंढाड़ी क्या, वो उपबोली क्या है? हाड़ोती। आ गया ना समझ में आपको? तो थोड़ा सा ये लिख लिया आप, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। ये तो लिख लिया आपने, तो चलो ये बता देता हूं मैं आपको इस चीज को, बाद में मैं कंटिन्यू। देखो देखिए अपने, जैसे हिंदी, हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? अच्छा, हिंदी एक भाषा है अपने यहाँ, हिंदी एक भाषा है। और हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी? देखिए आप, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। हिंदी एक भाषा है और उसकी 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। फिर अपन इसमें ले लेते हैं अपनी राजस्थानी की। राजस्थानी जो उपभाषा है उसकी 4 बोलियां हैं। कितनी बोलियां उसकी? 4 बोलियां हैं। देखो राजस्थान की 4 बोलियां कौन कौन सी है? नंबर 1 लिख सकते हैं अपन मारवाड़ी, नंबर 2 लिख सकते हैं अपन इसमें, मारवाड़ी के बाद नंबर 2 ले लो आप मालवी, नंबर 3 ले लो आप इसमें मेवाती, मेवाड़ी नहीं आएगा ना, मेवाती। और नंबर 4 है अपने एक मालवी आएगी ना, नंबर 4 ढूंढाड़ी, नंबर 4 है आपके ढूंढाड़ी। तो ये क्या है? उपभाषाएं हैं। ये सब क्या है? उपभाषाएं।
ये क्या है? हिंदी भाषा है, ये उपभाषाएं हैं, है ना। अब अपन सॉरी ये यहाँ गड़बड़ होगी, ये तो भाषा और ये क्या है? इसके पीछे तो हमने लिखी है आपको यहाँ से यहाँ तक उपभाषाएं, ये है उपभाषाएं, उपभाषाएं, ठीक है। अब इन उपभाषाओं की बोलियां भी होती है, तो जैसे अपने राजस्थानी है, राजस्थानी की ये क्या है कि यहाँ से यहाँ तक चारों बोलियां, ये बोलियां हैं, ठीक है। अब इन बोलियों की क्या होती है? उपबोलियां भी होती है। जैसे आप मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी होती है? एक लिख लेते हैं अपन, शेखावाटी, शेखावाटी, अपने मेवाड़ी भी इसी में आ जाती है, और एक अपने ढूंढाड़ी की ले लो आप, हाड़ौती। ये क्या है? उपबोलियां हैं, ये क्या है? उपबोलियां हैं। समझ में आ गया होगा अब आपको कि क्या चीज कहना चाहता हूं मैं, कि भाषा हिंदी है, उसकी 5 उपभाषाएं हैं। पांचों उपभाषाओं को याद करने की बढ़िया ट्रिक अपने कि यहां से याद करो, पप्पू, पप्पू, और पप्पू को क्या करेंगे अपन यहाँ, सॉरी इसको यहाँ लिखता मैं ट्रिक, दोबारा लिखते हैं, देखो, यानी कि हिंदी की 5 जो उपभाषा है उनको याद करने की ट्रिक है कि बीरा, पप्पू, बीरा, पप्पू हिंदी पहाड़ी पर चढ़ गया, कि बीरा पप्पू तो हिंदी की पहाड़ी पर चढ़ गया, हो जाएगा यार। बीरा पप्पू तो हिंदी की पहाड़ी पर चढ़ गया, ये किसकी ट्रिक है? हिंदी की 5 उपभाषाएं याद करने की ट्रिक है। देखो, बीरा से बिहारी, रा से राजस्थानी, प से पश्चिमी हिंदी और पू से पूर्वी हिंदी, और एक कौन सी है? पहाड़ी, कि बीरा पप्पू तो हिंदी पहाड़ी पर चढ़ गया, ये इसकी ट्रिक है। अब लिख लो आप इनके नोट्स।